स्वागत है। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो समीक्षा है वो इसके सिर्फ दर्शन पर नहीं रुकती। अच्छा, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस पर जोर देती है कि ये किताब कैसे इस जापानी कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक एक मॉडल बनाती है। दिलचस्प। तो क्या ये वाकई लंबा और खुशहाल जीवन जीने का कोई नुस्खा है, जैसा किताब कहती है? देखिए, समीक्षा तो यही इशारा करती है। आज का हमारा मकसद भी यही है कि ये मॉडल कितना प्रैक्टिकल है और इसके पीछे के जो उदाहरण हैं वो क्या बताते हैं। ठीक है, तो ये इकिगाई है क्या असल में? समीक्षा कैसे समझाती है इसे? हाँ, तो समीक्षा इसे 4 जरूरी हिस्सों का मेल मानती है। 4 हिस्से। हाँ, पहला, वो काम जिसे आप सच में पसंद करते हैं, मतलब आपका जुनून। दूसरा, वो जिसमें आप माहिर हैं, आपकी स्किल। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत महसूस होती है, एक तरह से आपका मिशन। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका प्रोफेशन या पेशा। अच्छा, पैशन, स्किल, मिशन और प्रोफेशन। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, समीक्षा के मुताबिक इसका असली फायदा सिर्फ इन चारों को जानना नहीं है। तो फिर? फायदा इस बात में है कि आप समझ सकें कि आपकी जिंदगी में इनका बैलेंस कहाँ गड़बड़ा रहा है। मतलब जैसे हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप माहिर हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, पर मजा नहीं आता। या शायद दुनिया की कोई जरूरत पूरी कर रहे हैं, पर उसमें आपकी स्किल का इस्तेमाल नहीं हो रहा या पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल हुआ अपनी जिंदगी को समझने का। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है, या असल जिंदगी में इसके उदाहरण है? समीक्षा में ओकिनावा का जिक्र आता है ना? हाँ, बिल्कुल। ओकिनावा का ओगिमी गांव किताब और समीक्षा दोनों के लिए बहुत अहम है। इसे ब्लू जोन भी कहते हैं। ब्लू जोन, जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा शतायु यानी 100 साल पार करने वाले लोग वहीं हैं। लेखक वहां गए, उनसे मिले, देखा कि वो कैसे जीते हैं। तो क्या मिला उन्हें? समीक्षा क्या कहती है उनकी आदतों के बारे में? समीक्षा उनकी आदतों को बहुत व्यवहारिक और अपनाने लायक बताती है। कुछ खास बातें हैं। जैसे कि? एक तो स्पष्ट इकिगाई। हर किसी के पास सुबह उठने का कोई ना कोई कारण था, छोटा ही सही, जैसे सब्जी उगाना या बुनाई करना या बस पड़ोसियों से मिलना, समुदाय से जुड़ा हुआ। दूसरा? हारा हाचिबू। हरा हाचिबू, ये क्या है? ये है कि पेट 80% भरने पर खाना रोक देना। समीक्षा इसे सिर्फ कैलोरी कम करना नहीं मानती, बल्कि सोच समझकर खाने की आदत। अच्छा, और? तीसरा, लगातार हल्का व्यायाम। जिम वाला भारी वर्कआउट नहीं, बस रोजमर्रा की हरकतें, चलना फिरना, बागवानी। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो क्या है? मुआई, यानी मजबूत सामाजिक गुट, दोस्त या पड़ोसी जो एक दूसरे का भावनात्मक, सामाजिक, यहाँ तक कि कभी-कभी आर्थिक सहारा भी बनते हैं। समीक्षा मानती है कि इसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये मुआई वाली बात तो सच में दिलचस्प है। मतलब सिर्फ अपनी आदतें नहीं, आपका समाज, आपके लोग, वो भी लंबी उम्र के लिए जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। समुदाय का बहुत बड़ा रोल है। पर क्या इकिगाई सिर्फ बुजुर्गों या रिटायर्ड लोगों के लिए है? आपने प्रोफेशन की बात की थी, समीक्षा ताकुमी का भी जिक्र करती है ना? कारीगर। सही कहा। समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि इकिगाई आपको अपने काम में भी मिल सकता है। ताकुमी यानी अपने हुनर में माहिर लोग, जैसे कोई बढ़िया सुशी शेफ हो या कोई इंजीनियर, ये लोग उदाहरण हैं। कैसे? वो अपने काम में इतने डूब जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि फ्लो की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फ्लो मतलब? पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ, बिल्कुल। जब आप किसी काम में इतने खो जाएं कि आपको समय का, आसपास की चीजों का पता ही ना चले। समीक्षा यहाँ एक जरूरी बात कहती है। क्या? कि ये सिर्फ काम से मिलने वाली संतुष्टि नहीं है। ये असल में अपने हुनर, जिसमें आप अच्छे हैं, और जुनून, जिसे आप पसंद करते हैं, को दुनिया की जरूरत, मिशन और अपने पेशे से जोड़ने का एक तरीका है। अच्छा। और ये फ्लो जो है, वो इस पूरी प्रक्रिया को लगभग ध्यान जैसा बना देता है। काम थकाता नहीं, बल्कि एक तरह से ऊर्जा देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सिद्धांत और उदाहरण तो समझ आ गए, लेकिन अगर कोई इसे अपनी जिंदगी में लागू करना चाहे, समीक्षा के हिसाब से क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है, कोई एक्शन प्लान? हाँ, समीक्षा किताब से एक सीधी साधी 3 स्टेप वाली योजना बताती है। अच्छा, क्या है वो? पहला स्टेप, अपना इकिगाई ऑडिट करें। एक कागज लें,
4 खाने बनाएं, जुनून, विशेषज्ञता, मिशन, पेशा। फिर ईमानदारी से लिस्ट बनाएं कि हर खाने में आपके लिए क्या आता है। फिर देखें कि कहाँ-कहाँ ओवरलैप है, कहाँ आपका जुनून और स्किल मिलते हैं, कहाँ वो दुनिया की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। समीक्षा कहती है, ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही सब साफ हो जाए। ये एक खोज है। ठीक है, दूसरा स्टेप। दूसरा, ओकिनावा की आदतें उधार लें। मतलब अगले 30 दिन के लिए हर कैटेगरी से, जैसे खान-पान, व्यायाम, जुड़ाव, एक छोटी सी आदत चुनें। कोई उदाहरण? जैसे दिन में एक बार 80% पेट भरने पर रुकना, या रोज 15 मिनट बस टहलना, या हफ्ते में एक बार किसी दोस्त या रिश्तेदार को फोन करके हालचाल पूछना। छोटी शुरुआत पर लगातार। ठीक है, समझ गया। और तीसरा है किसी एक गतिविधि में फ्लो पैदा करने की कोशिश करें। कोई एक काम चुने, ऑफिस का या पर्सनल। उसके लिए एक साफ लक्ष्य तय करें। ध्यान भटकाने वाली सारी चीजें हटा दें, खुद को थोड़ा सा चैलेंज करें और फिर पूरी तरह उसमें डूब जाएं। अच्छा। समीक्षा कहती है, ये किसी भी काम में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपका मेन प्रोफेशन ही हो। ज्यादा मायने रखते हैं, है ना? बिल्कुल सही। समीक्षा का निचोड़ यही है कि इकिगाई किताब की असली कीमत शायद इसी व्यवहारिकता में है कि एक लंबा, उद्देश्य से भरा और खुशहाल जीवन किसी एक बड़े रहस्य का नतीजा नहीं है। ये रोजमर्रा की छोटी, सोची समझी और लगातार किए जाने वाली आदतों का प्रोडक्ट है। तो अंत में ये किताब और इसकी समीक्षा हमें यही याद दिलाती है कि शायद उद्देश्य और खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोज की आदतों और चुनाव में ही छिपी हो सकती है। हाँ, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आज से ऐसा कौन सा एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला बदलाव हो सकता है जो किसी को उसके अपने इकिगाई के थोड़ा और करीब ले जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और सामग्री बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और कृपया अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करें जो समान विचार प्रक्रिया साझा करते हैं।